नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि बिकॉज जो शरीर हमारा है उसको आमतौर पे हम लोग भौतिक कहते हैं, जो दिखाई देता है, और जो अंदर है जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं। तो आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर के साथ जुड़ी होती है, और जो भी डिसीजंस हम लोग जो लेते हैं इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई शरीर जो है डिसीजन कैसे लेता है, क्या प्रोसेस है। ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ पढ़े लिखे इंसान ही डिसीजन लेते हैं या डिसीजन लेने के लिए किसी एजुकेशन की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर इंसान जो आज जीवित है वो अपनी तरीके से डिसीजंस लेता है, सही भी लेता है, गलत भी लेता है, और जो सही है जो गलत है वो उसकी अपनी सोच होती है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है डिसीजन लेने का जो तरीका है वो सबका एक जैसा ही हो सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग कहते हैं कि देखो, एक कंप्यूटर को आपने देखा होगा भाई, जैसे आज के डेट पे हम लोग कंप्यूटर और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज को मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है आपको पता है कि ऑलरेडी द कंप्यूटर हैज़ गॉट से सम सॉर्ट ऑफ सीपीयू, कि जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, कि जिसके अंदर कुछ हद तक कैलकुलेशंस होके और उस सीपीयू के साथ जुड़े होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस, कि जिसके वजह से कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है, या माउस है इनपुट डिवाइस है, या माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस है, या स्कैनर है वगैरह इनपुट डिवाइसेस है, कि जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में देते हैं। और कुछ कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आता है। एक तो मॉनिटर होता है कि जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाता है, कुछ प्रिंटर होता है जो आपको प्रिंट आउट करके देता है, कुछ स्पीकर है जिसके अंदर से आवाज़ निकलती है और आप सुनते हो और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, या हम लोग किसी तरह से मॉडेम को जोड़ के जो है उसको इंटरनेट के लिए भेजते हैं वगैरह वगैरह। तो मीन्स कंप्यूटर में जिस तरह से इनपुट डिवाइसेस है जिससे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, सीपीयू के अंदर वो प्रोसेस करता है, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस से वो रिजल्ट देता है, और रिजल्ट जहाँ चाहिए हमें उसको हम लोग भेज देते हैं। हमारा शरीर भी एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर कि भाई जो भगवान ने हमारा शरीर बनाया है इस कंप्यूटर को सोच के ही बनाया होगा, या किसी तरह से उस शरीर को देख के ही हमने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया होगा। इसको तो आपको मानना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भाई आज इस लेक्चर का जो ये प्रिंट आउट में आपको दिखा रहा हूँ, इसका पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, और इस पीडीएफ को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा बॉडी जो है किस तरह से फंक्शन करता है डिसीजन लेने के लिए। तो लेट मी स्टार्ट कि हमें उसको जो है नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ना है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो शरीर है मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स अ फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी के अंदर मैंने एरो से दिखाया है कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, कि जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को अंदर लेते हैं, एंड देयर आर 5 वर्क ऑर्गन्स, कि जिससे हम लोग जिसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से शरीर के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा जो शरीर का जो ढांचा जो बना है उसके अंदर हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है कि जिससे हम लोग इंफॉर्मेशंस को अंदर लेते हैं, और 5 कर्मेंद्रिय है कि जिससे हम लोग काम करते हैं। कौन सी है? हम लोग कहते हैं कि भाई एक है जिसको हम लोग कहते हैं आइज, आँखों से हम लोग देखते हैं। कुछ हद तक कि भाई ये इंसान है, या ये जानवर है, या किसी तरह से ये घर है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये बिल्ली है, कुत्ता है, ये हम लोग आँखों से देख के उसको पहचानते हैं। मीन्स आँखें जो इमेजेस क्रिएट कर लेती है, आँखें हमारा कैमरा है, तो आँखें जो इमेजेस जो क्रिएट करती है वो भी जो है हमारे शरीर के साथ जुड़ी है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर शेप और साइज़ को ये नाम हमने दिया है। आँखों की बात आता है जिसको हम लोग कहते हैं नाक। नाक से हम लोग
सूंघते हैं। सूंघते हैं, क्या सूंघते हैं? जो स्मेल जो होती है वो हम लोग सूंघते हैं। भाई खाना सुगंधित है या अच्छा है, खाने लायक है या नहीं है, हम लोग मुंह में डालने के पहले उसको नाक से सूंघते भी है। जो पहली बार कोई किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि भाई जिसकी स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, हम लोग 2 बार सोचते हैं कि भाई वाकई में मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो भाई नाक से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी तरह से कि भाई ये सुगंध है, यानी कि अच्छी है हमारे शरीर के लिए, ये दुर्गंध है यानी कि ये ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है हमारे नाक के ज़रिए। और नाक से तो आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी जो श्वसन हमारा जो है वो भी उसी से होता है, हमारे एयर जाती है, हवा जाती है, बाहर निकलती है वगैरह। तो रेस्पिरेशन जो है हमारा वो भी नाक से ही चलता है। नेक्स्ट आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हमारे कान, जिसे हम लोग सुनते हैं आवाज़। भाई किसने मुझे आवाज़ दिया, मेरे नाम से पुकारा तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ। यह कान, कान हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बिकॉज हमें कोई बुला रहा है, या कान से हमें सुनाई देता है कि भाई कोई खतरा है, कान से हमें सुनाई देता है कि भाई पक्षी है, कान से हमें सुनाई देता है कि इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है। तो कान से हमें कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हमारी बॉडी को जो है इस तरह से कान के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे हम लोग कहते हैं कि भाई नेक्स्ट आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टंग, हमारी जो ज़बान जो है उससे भी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई मैंने खाना खा के देखा, मीठा है, खट्टा है, खाने लायक नहीं है, मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा इसका डिसीजन मैं ले लेता हूँ। तो टंग जो है, जो ज़बान हमारी जो है वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है कि जिससे हमें कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आगे क्या करना चाहिए। और लास्ट में आता है जिसको हम लोग कहते हैं हमारी त्वचा, स्किन। स्किन से हमें पता चलता है कि अभी मौसम ठंड का है, अभी मौसम गर्मी का है, या किसी तरह से ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हमें पता चल जाता है। स्किन से हमें पता चलता है कि बिकॉज किसी ने मुझे छुआ है। भाई हम जब सोए हुए इंसान को जगाते हैं तो हिलाते हैं, यानी कि स्किन को टच करने के बाद वो बंदा जाग जाता है। तो स्किन जो है वो भी हमें कुछ हद तक जो इन्फॉर्मेशन देती है कि बिकॉज आसपास में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट क्या है, कौन क्या आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग बॉडी को देते हैं स्किन के माध्यम से, यानी कि त्वचा के माध्यम से। तो हमारे जो 5 जो है हमारे ज्ञानेंद्रिय है, जिसको हम लोग कहते हैं भाई आँख है, नाक है, कान है, ज़ुबान है और हमारा त्वचा है, इनके माध्यम से जो है हमें कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जिसको प्रोसेस करके हम लोग कुछ काम करते हैं। और उस काम करने के लिए हम लोग कहते हैं कि कुछ हमारे पास जो है कर्मेंद्रिय है कि जिससे हम लोग काम करते हैं। तो कौन सी हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय है, इसको देखो। तो सबसे पहले हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हाथ। ये हाथ से हम लोग कुछ पकड़ते हैं, हाथ से कुछ हम लोग उठाते हैं, हाथ से हम लोग थप्पड़ मारते हैं, हाथ से हम लोग लिखते हैं, हाथ से हम लोग बहुत कुछ करते हैं कि जो भी कुछ मुझे आपको कहना है मैं लिख के बताऊंगा, जो भी मुझे कम्युनिकेट करना है तो हाथ के ज़रिए बहुत कुछ हम लोग करते हैं। तो हमारा जो वर्क ऑर्गन जो है वो है हाथ। हाथ के बाद हमारे पास है पैर। पैर बेसिकली हम लोग उससे चलते हैं। हमारी बॉडी को अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से वहाँ तक तो हम लोग पैर के ज़रिए उसको ले जाते हैं। तो अगर मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे बैठना है, मुझे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये हम लोग पैरों से करते हैं। तो पैरों से भी हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं। कोई मुझे बुलाता है तो मैं पैरों से चल के उसकी तरफ चला जाता हूँ। तो इसका मतलब पैरों से जो है हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं। उसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं मुँह। मुंह से हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं। हम लोग कुछ खाना खाते हैं जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए। मुंह से हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए, भाई किसी को कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए। तो उसी तरह से जी भाई बहुत सी चीज़ें जो है हम लोग मुंह से करते हैं। तो मुंह से भी जो जो कुछ करना है, अगर मुझे आपको गाली देनी है, आपको प्यार करना है, वो भी हम लोग मुंह से करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग मुंह से करते हैं। तो मुंह जो है हमारा जो है, माउथ जो है हमारा जो 3rd वर्क ऑर्गन है। उसके बाद हमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको हम लोग कहते हैं गुदा। गुदा यानी कि जो भी कुछ खाया पिया उसको निकालना है।
हम लोग टट्टी से बाहर निकालते हैं, हम लोग पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो सिर्फ खाया खाया निकाला नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो निकालना भी एक कार्य है, एक काम है। तो वो भी एक वर्क ऑर्गन उसके लिए दिया है कि जिससे हम लोग जो है टट्टी पेशाब करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गुदा। और जो गुदा जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो भी हमारी बॉडी का पार्ट है। और जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ पे जो है उस वक्त जो है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में आता है जिसको हम लोग कहते हैं लिंग, यानी कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे हम लोग बच्चे पैदा करते हैं। वो जो लिंग जो है उसको लेकर जो है हमारा कुछ हद तक जो मैथुन है, क्योंकि बच्चे पैदा करना हमारा काम है। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोई जानवर नहीं है कि जिसके अंदर जो है कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना ज़रूरी है। तो उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर भी हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं दीज आर द 5 वर्क ऑर्गन्स। आई रिपीट, हाथ है हमारे, पैर है हमारे, हाथ से हम लोग काम करते हैं, पैरों से हम अपने आप को यहाँ वहाँ ले जाते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं गुदा है, कि जिससे हम लोग टट्टी पेशाब करते हैं। मुंह है जिससे हम लोग खाते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। और आखिर में है जिसको हम लोग कहते हैं लिंग, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे हम लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के साथ ये 5 ज्ञानेंद्रिय और ये 5 कर्मेंद्रिय हमेशा जुड़ी हुई है। ये जो पांचों की पांचों जो है दोनों हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा शरीर ये जो 5 इनपुट डिवाइसेस और 5 आउटपुट डिवाइसेस को लेकर काम करता है। खैर, एक छोटा सा सवाल आपको मैं पूछता हूँ यहाँ पे, उसको जवाब देने की कोशिश करो। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ऑफकोर्स तब आप तो नहीं देखते हो उसको, क्योंकि भाई मैं पैदा हुआ, मैं अपने आप को तो नहीं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, ना ही आपको उसको कोई याद है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि उसका हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक सब कुछ डेवलप हो चुका है। लेकिन क्या उसका दिमाग डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? जो नर्सें होती है या जो माई होती है जो बच्चा पैदा करती है, उसके पास एक सिंपल सा टेस्ट होता है। और वो टेस्ट ये होता है, वो 2 चीज़ें करके देखते हैं उस बच्चे के साथ। एक, जब उसके मुंह में उंगली देती है तो वो चूसना शुरू कर लेता है। जब उसके मुंह में जब उंगली देते हैं तो वो चूसना शुरू कर लेता है। दैट मीन्स उसे पता चलता है अभी कि अगर इस बच्चे में अगर दूध पीना है वो खुद पी लेगा। और वैसे ही उसके हाथ के अंदर जब हम लोग उंगली देते हैं तो उंगली को पकड़ लेता है। दैट मीन्स जो ग्रिप है ये भी उसको जो है नॉलेज आ गया है कि भाई अगर उसके हाथ में कोई भी चीज़ आप दे दो तो वो पकड़ लेगा। और आपने देखा कि भाई छोटा नवजात शिशु भी जो है वो माँ को पकड़ के भी रखता है और वो अपने आप जो है उसका दूध भी पी लेता है। दैट मीन्स ये जो 2 चीज़ें जब उसको जन्मजात ही पता है, इसका मतलब है उसको हम लोग कहते हैं दे आर द बेसिक रिफ्लेक्सेस डेवलप्ड इन द चाइल्ड। जब बच्चा जब पैदा हुआ है तो ये बेसिक रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है विद द बॉडी टेक्स द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द माइंड। और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भाई नवजात जो शिशु है उसका माइंड डेवलप नहीं है, उसकी आंखें किसी को पहचान नहीं सकती है, वो किसी के साथ बोल नहीं सकता है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अभी उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जितना माइंड डेवलप होना चाहिए उतनी समझ उसको आई है या नहीं आई है, ये हमें बचपन में ही पता चल जाता है। बिकॉज वो मुंह में दूध उंगली डालते ही, यानी कि आप दूध पीने की उसको जो है कला आ जाती है और किसी चीज़ को पकड़ने की भी कला उसके पास आ जाते हैं। ये 2 रिफ्लेक्सेस जो है पैदाइश से उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर हम लोग बदलाव देखना शुरू करते हैं। पहले तो आपको पता है कि भाई 40 दिन तक तो हम लोग घर से उसको बाहर ही नहीं निकालते हैं। वो इसका रीज़न ही ये होता है कि उसको मैक्सिमम जो हमें प्रोटेक्शन देना है ताकि बाहर का जो भी इन्फेक्शन है उसको ना लगे। दैट इज़ द वन थिंग। लेकिन इसके अलावा
इट इज़ टू टेंडर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमें 40 दिन तक उस बच्चे को हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं। दो चीज़ें अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखो कि भाई कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई बच्चा पैदा होते ही उसके इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लगा कर फ़ोटो खींचते हैं, छक छक फ्लैश। फ्लैश के साथ बच्चे की फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका जो रेटिना है आँखों का वो बहुत डेलिकेट होता है। यू कैन क्रिएट अ परमानेंट डैमेज टू द रेटिना। तो फोटोग्राफ ले लो, लेकिन विदाउट फ्लैश, नेचुरल लाइट के अंदर ले लो। तो आउट ऑफ इग्नोरेंस हम लोग ये गलतियां करते हैं, उसके आंखें जो है परमानेंटली डैमेज हो सकती है। वैसे ही कई बार हम लोग देखते हैं कि बिकॉज बच्चा हुआ, अभी दिवाली आई है, तो उस बच्चे के नज़दीक कोई पटाखा फोड़ते हैं, एटम बॉम्ब फोड़ते हैं, और उस वक्त भी जो है उसके कान उस पर्टिकुलर लाउड वॉइस के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अगर उस वक्त अगर आप वहाँ पे अगर पटाखे फोड़ोगे तो यू आर गोइंग टू डैमेज द ईयर्स परमानेंटली आप उसको डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग 40 दिन तक बच्चे को घर से बाहर ही नहीं निकालते हैं, किसी को मिलने भी नहीं देते हैं, किसी को छूने भी नहीं देते। सिर्फ अपने माँ बाप उसको छुएंगे या वॉट एवर इट इज़, या जो उसकी दाई है जिसको रोज नहलाती है वो उसको छुएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो 40 दिन के बाद बच्चा कुछ हद तक जो है हमें दिखाई देता है कि उसका साइज़ और शेप जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो उसके जो स्लैब्स है उस हिसाब से वो बढ़ते ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि भाई ऑलमोस्ट अबाउट 3 महीने के बाद वो कुछ हद तक आपको स्माइल देना शुरू कर लेता है, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर लेता है। जब आप हाथ दिखाते हैं वो पकड़ने की कोशिश करता है, मीन्स वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको। उसी तरह से वो माँ को पहचानना लगता है, पिताजी को पहचानना शुरू कर लेता है, या अपने आसपास के लोगों को पहचानना शुरू कर लेता है। जब यहाँ से कोई बुलाता है तो यहाँ गर्दन घुमाता है, यहाँ से कोई बुलाता है वहाँ गर्दन घुमाता है। दैट मीन्स उसका माइंड जो है इतना डेवलप हो जाता है कि दैट ही स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर एक्शंस। आपके एक्शंस को वो रिएक्शन देना शुरू कर लेता है, इतना माइंड उसका डेवलप हो जाता है। और आप देखते हैं कि बिकॉज ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 महीने का जब बच्चा होता है तो वो पलटना शुरू कर लेता है। उसके बाद जो जब वो 8-9 महीने का हो जाता है तो अपने पैरों पे खड़ा रहना शुरू हो जाता है, और जब 1 साल का हो जाता है तो अपने पैरों पे चलना भी शुरू कर लेता है। और मैं आपको कहता हूँ कि बिकॉज सो नेचुरल, भगवान ने इतना नेचुरल तरीके से उसको बनाया है, वो यू रियली डोंट हैव टू स्पेंड एफर्ट्स ऑन दैट वन। और बच्चा खुद ही इस चीज़ को करता है, आप सिखाओ या नहीं सिखाओ, वो अपने समय के हिसाब से उसकी ग्रोथ होती रहती है। और जब वो करीबन 1.5 साल 2 साल का हो जाता है तो काका मामा पापा वगैरह बोलना शुरू कर लेता है। और जब 3 साल होता है तो तब जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर लेता है, और सेंटेंस को समझ के उसको जवाब भी देना शुरू कर लेता है। और 3 साल तक जो है ऑलमोस्ट ही इज़ अ ग्रोन अप चाइल्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं कि बिकॉज नाउ दिस इज गुड। तो अभी तक जो इन्फेंट जो था उसको हम लोग चाइल्ड कहने शुरू कर लेते हैं, और चाइल्ड जो है कुछ हद तक आपको सवाल जवाब करने लगता है, डिमांड करता है। अगर भूख लगती है तो बता देता है, सुसु आई है काकू आई है तो बता देता है। तो तकरीबन जो है ये सारी की सारी चीज़ें, तो इसमें होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कि वह ऐसा ऐसा करके 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का योग यानी कि जुड़ना, कनेक्ट होना ऑलमोस्ट जो है 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 3 साल के बाद जो है ऑलमोस्ट जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के साथ साथ शरीर के साथ वो दिमाग को यानी कि माइंड को कंसल्ट करना शुरू कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पे मेंटल ग्रोथ यानी कि बौद्धिक उन्नति वहाँ से शुरू हो जाती है। ही स्टार्ट रिकग्नाइजिंग द थिंग्स। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर वो कहता है कि बिकॉज कोई भी चीज़ अगर वो हम लोग कहते हैं कि भाई ये किताब है, ये किताब है, अभी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम जो है किताब है। लेकिन अगर मैं उसे कहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है
ये आईना है, ये आईना है, ये आईना है, ये आईना है, ये आईना है। अगर मैं सबको बता दूं, छोटे बच्चे को, अगर कोई उसे पूछेगा कि भाई ये क्या है, वो कहेगा ये आईना है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन दे लर्न आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर फीडिंग देम, इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर फीडिंग देम। अगर हम कहते हैं कि भाई ये बुक है, तो याद रखें कि ये बुक है। तो इतने मासूम होते हैं कि जो चीज़ आपने उसको सिखाई है एज इट इज़ वो गैदर कर लेता है, अपने अंदर उतार लेता है। उस वक्त जब ऑलमोस्ट बच्चा 5 साल का है, अभी वो स्कूल में भी नहीं गया है, अगर उस वक्त अगर मैं उसको कहूँ कि भाई वो आंटी गंदी है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन ही विल सिंपली एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि वो आंटी गंदी है। तो दैट इज द रीज़न हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई बच्चा जो है, आप जो कहोगे उसको एज इट इज़ वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं अगर बच्चे के सामने अगर आप कोई गंदी ज़बान यूज़ करोगे, कोई गाली गलौज करोगे, अगर बच्चा भी अगर वैसे अगर गाली गलौज करता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है। हम ये नहीं कह सकते बच्चा तो बदतमीज़ बन जाए, नहीं, नो। क्योंकि आप जैसा कहते हैं उसको वो कॉपी करता है, बिकॉज इट इज़ अ इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज। तो कुछ हद तक जो है हम लोग जब 5 साल के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद एटलीस्ट वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि भाई वो माँ बाप के अलावा दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि स्कूल के अंदर टीचर के साथ वो रह सकता है कंफर्टेबली, तब हम उसको स्कूल में डालते हैं। एंड ही शुड ऑल्सो फॉलो द रूटीन। अभी तो भाई जब मर्जी वो काकू करता है, जब मर्जी सुसु करता है, जब मर्जी खाना खाता है, लेकिन जैसे स्कूल में जाने के बाद एक बॉडी का जो है रिदम, यानी कि रूटीन जो है डेवलप होने लगता है। और हमारी बॉडी ऐसी होती है कि जो रिदम हम उसको देते हैं उस रिदम को वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का योग सबसे पहले शरीर के साथ जब होता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर शरीर का योग हमारे माइंड के साथ, यानी कि बुद्धि के साथ, और जब बुद्धि के साथ जब हमारा योग हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दैट वी आर मेंटली डेवलपिंग। तो अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो माइंड है, जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, उसके अंदर भी जो है 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और उस माइंड को हमने नाम दिया है, एक को हम लोग कहते हैं कि द कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं द सबकॉन्शियस माइंड। द कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं द एक्टिव माइंड। और एक्टिव माइंड जो है कि कुछ हद तक जो है, जब तक मैं काम कर रहा हूँ और जो भी कुछ मुझे दिखाई देता है, तो कॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारे के सारी इंफॉर्मेशंस आ जाती है। नाउ दिस इज द ब्रेन विच टेक्स द डिसीजन एज पर द इंफॉर्मेशंस एंड द नॉलेज अवेलेबल फ्रॉम द एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस। हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो होता है, तो कॉन्शियस माइंड कुछ हद तक जो है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें जो दी गई है उसके हिसाब से डिसीजंस लेता है। और आमतौर पे जो कॉन्शियस माइंड यानी कि एक्टिव माइंड का जो डिसीजन जो होता है वो कैसे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द कैलकुलेटिव माइंड, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे को तैसा। अगर एक बच्चा अगर मुझे थप्पड़ मारता है तो मैं उसको थप्पड़ मार देता हूँ। एक बच्चा मुझे अगर गाली देता है तो मैं उसको गाली दे देता हूँ। तो ये जो जैसे को तैसे वाला जो व्यवहार जो है, तो तकरीबन आपका जो है जितने भी बच्चे जो है 10 साल तक के जो उम्र के जो है, उनका बिहेवियर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि भाई जैसा उसे मिलता है वैसे ही वो वापस कर देता है। तो तकरीबन सारे के सारे जो है, अगर वो डिसीजन कॉन्शियस माइंड के लेवल पे अगर लेता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है कि भाई कॉन्शियस माइंड जैसे को तैसे के हिसाब से जो है माइंड देता है। और कॉन्शियस माइंड के अंदर 10 साल के बाद जो डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं तो रीजनिंग माइंड। और रीजनिंग माइंड जो है कुछ हद तक जो है जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल अप्रोच, हम लोग कहते हैं लॉजिकल अप्रोच। अगर मैं कोई भी जवाब अगर देता हूँ तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। और आपने देखा कि भाई जो बच्चे करीबन 12 साल के हो जाते हैं, यानी कि हमारे 6th स्टैंडर्ड यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो पढ़ते हैं, छोटा बच्चा जो है 5 साल
10 साल के बीच में अगर अगर माँ उसे अगर कहती है कि भाई वो पड़ोस का बच्चा गंदा है, तुम उसके साथ नहीं खेलो, वो सुन लेता है इस बात को, कुछ नहीं कहता है, उसके साथ नहीं खेलता है। लेकिन जब 12 साल के बच्चे को अगर आप जब कहते हैं माँ कि भाई वो बच्चा गंदा है, तुम उसके साथ नहीं खेलो, तो माँ को पूछता है क्यों, वाई, रीज़न बताओ। जब ये वाई जब आ जाता है, हाउ वर्ड आ जाता है, व्हाट वर्ड आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई नाउ दैट रीजनिंग माइंड इज डेवलपिंग। बच्चा क्यूरियस है टू आस्क क्वेश्चंस। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भी कुछ हद तक जो है हमारा रीजनिंग माइंड यानी कि लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द एक्शन डेवलप हो जाता है। तो रीजनिंग माइंड जो है हमारा मैक्सिमम जो है हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन हमारा जब चलता है 12 साल से लेकर 15 साल तक 16 साल तक हमारा रीजनिंग माइंड हो जाता है। और उस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और माँ बाप का फ़र्ज़ है उस हर सवाल का जवाब देना। हम लोग कई बार इरिटेट हो जाते हैं, क्यों सवाल इतने कर रहा है तुम, लेकिन नाउ ही वांट्स टू नो व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। आप मुझसे क्यों ऐसा बातें कर रहे हो, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो, आप उसको ज़्यादा प्यार क्यों करते हो, मुझे कम क्यों करते हो, मुझे डांट क्यों लगाते हो, मैंने क्या गलती करी है। हर सवाल का आपको जवाब देना है, बिकॉज ही इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर रीजनिंग माइंड। तो माइंड के अंदर हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं कि द कॉशियस माइंड। तो कॉशियस माइंड के अंदर इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो है जो कैलकुलेटिव माइंड होता है, और कुछ समय के बाद हमारे पास जो है रीजनिंग माइंड डेवलप होने लगता है, और ऑलमोस्ट अबाउट 16 साल तक जो है हमारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लॉजिकल अप्रोच हमारा डेवलप हो जाता है। हमारे माइंड के अंदर यानी कि हमारी बुद्धि के अंदर और एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड इज कंसिडर्ड एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ बॉडी। द सबकॉन्शियस माइंड इज कंसिडर्ड एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ बॉडी। जैसे आपके कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर खरीद के ले आते हो तो सिर्फ आपका जो है कंप्यूटर सीपीयू और कीबोर्ड और मॉनिटर से काफ़ी नहीं है, काम करने के लिए आपको उसके अंदर विंडोज़ भी लोड करना पड़ता है, और विंडोज़ इज कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं इट इज़ बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी, एक होता है वॉलंटरी ऑर्गन्स, एक होता है नॉन वॉलंटरी ऑर्गन्स। नॉन वॉलंटरी यानी कि जो आपकी इच्छा के बिना काम करते रहते हैं, जैसे मेरा रेस्पिरेशन, लंग्स काम कर रहे हैं, आई कैन नॉट स्टॉप इट, यू सिंपली कांट स्टॉप इट। आपका हार्ट बीट कर रहा है, सर्कुलेशन आपका चल रहा है, ब्लड अच्छी तरह से मूव कर रहा है, आप अपनी मर्जी से उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। किसी तरह से डाइजेशन आपका चल रहा है, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट मेक इट फास्ट, यू कैन नॉट मेक इट स्लो। तकरीबन वो सारी की सारी चीज़ें, आपका दिमाग, वो सारी की सारी चीज़ें भगवान यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है, जो हमारी बॉडी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे शरीर के साथ है, और हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी तरह से फंक्शनल रखने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी जो है हम लोग कहते हैं कि भी दो ऑप्शंस वापस आ जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल द फिजिकल बॉडी फॉर द स्मूथ एंड डेली ऑपरेशन फंक्शनिंग, उसके जो है उसके लिए जो है सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। इसके अलावा इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अंदर जो पेशियाँ जो मरती है, जो पैदा होती है, जो बढ़ती है, जो घटती है, वो सब कुछ मेटाबॉलिज्म जो है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल 5 ईयर्स से ज़्यादा जीवित नहीं रहता है। एवरी सेल डाइज विद इन 5 ईयर्स। Every 5 years we have completely brand new body, हर जो सेल। तो दैट इज द रीज़न हम लोग कहते हैं कि भाई कब सेल मरना है, कब सेल पैदा होना है, कितने पैदा होना है, सब कुछ मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग जो कहते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ऑल्सो
हम लोग कहते थे इम्यून सिस्टम एज पर द एनवायरमेंटल चेंजेस, हमारे शरीर को उस इम्यून सिस्टम के लिए हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम के उस एनवायरनमेंट के लिए डेवलप करना, ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। अभी सर्दियाँ आने वाली है, उसके लिए हम लोग अपने शरीर को तैयार करते हैं। अभी गर्मियाँ आने वाली है, उसके लिए हम लोग शरीर को तैयार करते हैं। जिस एनवायरनमेंट पे मैं काम करता हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो फैक्ट्री के एनवायरनमेंट के लिए शरीर तैयार हो जाता है। अगर मैं किसी तरह से पानी के अंदर में काम करता हूँ या मैं समुद्र में काम करता हूँ, तो उस एनवायरनमेंट के लिए शरीर को तैयार हो जाता है। मैं रेगिस्तान में काम करता हूँ, वहाँ पे पानी दूर दूर तक नहीं है, ड्राई क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है। इस चीज़ के लिए बनाने के लिए भी जो है हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करते रहता है। प्लस हम लोग कहते हैं व्हाट एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम ही, अगर हमारे आसपास अगर ऐसे कोई वायरसेस है, बैक्टीरियाज है कि जो आपके शरीर के लिए अगर हार्मफुल है, तो उसको भी जो है शरीर पहचानता है, और उस शरीर को पहचानने के बाद हमारे अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं, और उसको लेकर जो है हमें वो बीमारी नहीं होती है, या उस बैक्टीरिया से हम अपने आप को बचा लेते हैं। और ये भी जो काम जो है सबकॉन्शियस माइंड का है। तो माइंड के बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास कि जो बॉडी के अंदर है, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशंस। देखो अच्छी तरह से समझ लो इस बात को, माइंड का मतलब ब्रेन नहीं है। माइंड का मतलब ब्रेन नहीं है, इट इज़ मच मोर देन दैट वन। एक सोचो कि भाई मेरे पास अगर संगीत का नॉलेज है, मैं संगीतकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्या मेरी ब्रेन को खोलने के बाद आपको दिखाई देता है कि भाई कहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, या कहाँ पे संगीत है, कहाँ पे म्यूज़िक है, कहाँ पे चित्रकला है? दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो ऐसा नहीं सोचो कि माइंड का मतलब ब्रेन है, और ये जो चीज़ें आप जो कहते हो ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन को काटना पड़ेगा। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है कि भाई जिसे हमें कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छी तरह से समझ लो इस बात को, इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो अपने आप ठीक नहीं हो सकती है। बीमारी के ऊपर और हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज के डेट पे जो हम लोग एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, माइंड का मतलब ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, बिगर ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग नाम हैं, इस डिवाइडेड फॉर द फर्स्ट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह पे है, वो तो भगवान ने अपने तरीके से बनाया है। लेकिन माइंड का मतलब ब्रेन नहीं है, और माइंड का मतलब वो सारी की सारी चीज़ें जो आपने यहाँ पे स्टोर करके रखी है, बट उसमें दोनों ही चीज़ें हैं। भौतिक है जो दिखाई देती है, आप उसको नाम दे सकते हैं, आप उसको ब्रेन कह सकते हैं, और आध्यात्मिक जो आपको कभी भी दिखाई नहीं देते, बट वो है वहाँ पे, दे आर एग्जिस्टिंग देयर, बट यू कैनॉट कैलकुलेट देम, यू कैनॉट वे देम, यू कैनॉट डिस्क्राइब देम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे आध्यात्मिक भी है, भौतिक भी है, दोनों ही नॉलेज वहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं इमोशंस। तो इमोशंस यानी कि दिल। तो दिल के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली और द सोसाइटी, जिसको हम लोग कहते हैं द फैमिली प्लेजर। जैसे फॉर एग्जांपल कि बिकॉज हम लोग कहते हैं कि भाई हमें बच्चों को हम लोग ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये पड़ोसी के बच्चे हैं, इसको मैं ज़्यादा प्यार करूँगा, उसको मैं नहीं करूँगा, इस तरह की जो सोच जो होती है, वो बेसिकली हम लोग जो फैमिली के साथ जो अटैचमेंट होती है, वो बेसिकली इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। और वैसे हम लोग कहते हैं द वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। भाई कुछ चीज़ें जो भाई मुझे कुछ खाने को अच्छा लगता है, कुछ मुझे बोलने को अच्छा लगता है, कुछ मुझे सुनने को अच्छा लगता है, कुछ मुझे पहनने को अच्छा लगता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि जिसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दे आर आइदर द इमोशंस आइदर दे आर फॉर्म्ड विद द फैमिली प्लेजर, कि भाई हम लोग जो रिलेशनशिप के अंदर बन जाते हैं, दोस्तों के साथ बन जाते हैं, या
आइदर दे आर कनेक्टेड विद व्हाट इज कॉल्ड द सेंसरी प्लेजर्स, यानी कि हमारे जो इच्छाएं जो है उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है, ज्ञानेंद्रियों के साथ जो जुड़ी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं द इमोशंस। इमोशंस के बाद आ जाता है, बिकॉज देखो द इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डिसीजन मेकिंग सिस्टम। इमोशंस के बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हमारा सोल, यानी कि आत्मा। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आध्यात्मिक भौतिक, आध्यात्मिक यानी कि आत्मा आध्यात्मिक है, वो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो है। लेकिन उस आत्मा की भी जो है अगेन यहाँ पर जो है दो उसके अंदर पार्ट है। हमारे अंदर जो आत्मा है उसके अगेन दो पार्ट है। एक को हम लोग कहते हैं द स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल। स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल इज बेसिकली इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिवाइन। वो भगवान है, भगवान का अंश है किसी तरह से कि भाई वो हमेशा ही आपके काम के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता है। और डायनेमिक पार्ट ऑफ द सोल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपके साथ पार्ट लेता है। अगर हम लोग बात करें कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट पावर, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं लेता है। प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली एक्टिवली इन्वॉल्व इन टेकिंग द मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो हमारा डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह है, और इसी को हम लोग जो है वॉइस ऑफ द सोल कहते हैं, वॉइस ऑफ द सोल। तो वॉइस ऑफ द सोल का मतलब ही है कि भाई कुछ हद तक जो है हमेशा ही हमें जब आत्मा से हम लोग गाइडेंस लेते हैं भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज डन बाय द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल। और स्टैटिक ऑफ द सोल, स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल, इट इज़ द स्पार्क ऑफ द डिवाइन, इट इज़ ऑलरेडी देयर। किसी भी तरह से आपके जो प्रारब्ध है तो उसके हिसाब से आपका जीवन आगे कैसे चलेगा, ये स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल विच इज़ द पार्ट ऑफ द और द स्पार्क ऑफ द डिवाइन, वो ऑलरेडी उसे पता है और वो उस हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन कुछ हद तक जो है आपके डे टू डे लाइफ के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है, और टुवर्ड्स एंड आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं द गॉड, द डिवाइन। क्योंकि आत्मा की बात आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा, या तो आप उसको परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, जिस नाम से आप जानते हो। सो इट इज़ अगेन कि भाई उसका जो कंट्रोलर है वो, कि भाई अगर आपके साथ जो भी कुछ होना है तो गॉड इज़ गोइंग टू एक्ट एंड ही इज़ गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। खैर, मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो बताई अभी कि भाई जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हमारा शरीर, उसके अंदर जो शरीर की अपनी सोचने की क़ुव्वत होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सेस। उसके बाद आ जाता है हमारा माइंड। माइंड के अंदर भी मैंने आपको कहा कि भाई वही होगा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करके सारे के सारे ऑर्गन्स को फंक्शनल रखता है। जो कॉन्शियस माइंड है जो एक्टिवली आपके साथ काम करता है, आपको सवाल जवाब लिखना पढ़ना, जो भी आपका जो डे टू डे वर्क जो है, और वो सब कुछ जो है कॉन्शियस माइंड से हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस जो है कुछ हद तक कि भाई इट्स अटैचमेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और उसको लेकर भी जो है हम लोग किसी तरह से प्रभावित रहते हैं। और इमोशंस के बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सोल। सोल इज़ आत्मा, और आत्मा के बाद आ जाता है परमात्मा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारा जो डिसीजन मेकिंग का जो सिस्टम है, व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम द टेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड डिलीवरिंग द डिसीजन, ये किस तरह से सारी की सारी चीज़ें अपने आप में काम करती है, इसके ऊपर हम जो है हम लोग अगले लेसन के अंदर अच्छी तरह से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है हमारा शरीर, जिसके अंदर आध्यात्मिक पार्ट है और भौतिक पार्ट भी है, दोनों को लेकर किस तरह से हमारा शरीर डिसीजन लेता है, इसको लेकर जो है हम लोग अगले लेसन के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड नमस्कार।